गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया गया है। अब देखेंगे कि केंद्र का राज्यों के साथ किस प्रकार का संबंध है। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलाव का उदाहरण बताते हैं कि व्यवहार में संघ किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तव में कैसा रूप लेगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासन दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का अधिकार अधिकांश राज्यों में शासन करता रहा है। इसका व्यवहार मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों के स्वायत्तता संघीय इकाई के रूप में अधिकारों का प्रयोग नहीं किया गया। जब केंद्र और राज्य अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्ष दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम करता था। क्या होता था कि लोग राजनीति में आने के लिए, जैसे ऊपर सरकार, सेंटर की बात है, ऊपर का मतलब कि जो सेंटर की सरकार है वो राज्यों में होने वाली सरकार अगर सेम नहीं है तो वो सरकार को भंग कर देती थी। वो चाहती थी कि हमारी दोनों सरकारें सेम रहें। जैसे हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है और सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है। किन्हीं कारणवश यहाँ कांग्रेस या हमारे इनेलो की सरकार आ जाती है और वो चाहे कि हमारा यहाँ बीजेपी की सरकार बनी रहे तो वो उनको भंग कर देती है, यहाँ की सरकारों को तोड़वा देती है और खुद की सरकार बनाने की कोशिश करती है। 1990 के बाद स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में अक्षेत्रीय दल का उदय हुआ और यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। गठबंधन की सरकारें क्या होती हैं, यहाँ देखिए एक बार। गठबंधन एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जब एक राज्य के अंदर बहुत सारे राजनीतिक पार्टी होती हैं और जिस भी पार्टी को उस राज्य में आधे से ज़्यादा सीटें नहीं मिल पाती तो वो सरकार क्या करती है कि जिस पार्टी को उससे कम सीटें मिली होती हैं उसको अपने में शामिल कर लेती है। अगर वो दोनों सहमति दिखा देते हैं तो दोनों के सहयोग से इस सरकार का गठन होता है। उसे कहा जाता है गठबंधन की सरकार। इस दौर में गठबंधन की सरकार की शुरुआत का भी था क्योंकि किसी भी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का निर्माण और विधायकों का चुनाव भारतीय जनता के द्वारा होता है। बाकी जैसे हमारे राज्यसभा का चुनाव होता है वो लोकसभाओं के द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए प्रमुख पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दल समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। इससे सत्ता की साझेदारी और राज्य सरकार की स्वायत्तता का आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला और इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज की संघीय व्यवस्थाओं के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना से ज़्यादा प्रभावी है। अब आप कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं। जैसे पहली तस्वीर है, इसमें राज्य की शक्तियां हैं जिसमें एक तरफ कुछ व्यक्ति खड़े हैं और दूसरी तरफ कुछ मांगने के लिए खड़े व्यक्तियों की लाइन लगी हुई है। तो ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो शक्तियाँ हैं या राज्य हैं वो हमेशा पावर के लिए केंद्र की तरफ ही देखते रहते हैं। हमेशा केंद्र की मुंह की तरफ झांकना पड़ता है, उनसे शक्तियाँ मांगनी पड़ती हैं। अब इसके बाद गठबंधन की सरकार की है कि गठबंधन की सरकार किस प्रकार बनती है कि अलग अलग व्यक्ति अपने सहयोग से एक सरकार का निर्माण करते हैं। दो तस्वीरें यहाँ कार्टून रूप में दिखाई गई हैं कि किस प्रकार गठबंधन की सरकार सभी को संतुष्ट कर सकती है। इसके बाद आता है भारत की भाषीय विविधता कि भारत में इतने प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो सब प्रकार के अलग हैं। तो ये भारत में किस प्रकार है, भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस प्रकार करते हैं। इसके बारे में अगर आपको 2011 के अनुसार जो आंकड़ा मिला है उसमें जनगणना में पाया कि 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाएं, अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्जा किया गया है। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ
समूह बंधक भी कर दिया गया है कि कुछ भाषाओं को, समूह बंधक होता है आपस में मिलाना, कि कुछ भाषाओं को आपस में मिला दिया है, जैसे कि भोजपुरी, मगही, बुंदेलखड़ी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी और ऐसी ही एक दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ लिया जाता है। ऐसे समूह बंधक के बाद भी जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई हैं। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है और उसी प्रकार उन्हें अनुसूचित भाषा कहा जाता है। बाकी जो भाषाएं हैं उनको गैर अनुसूचित भाषा में रखा गया है। और भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश है, कि जहाँ पर सबसे अधिक भाषाएं और अलग अलग भाषा पाई जाती हैं। भारत दुनिया का पहला देश है। साथ लगी सूची को देखने पर पता चलता है कि कोई एक भाषा बहु भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। साथ का मतलब है कि ये जो भाषा दिखाई गई हैं कि असमानी, बंगाली, बोडो, डैगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये कितने कितने % भाषाएं बोली जाती हैं। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी संपर्क में 44% लोगों की मातृभाषा है। अगर दूसरी और तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को जानने वाले संख्याओं को भी जोड़ लिया जाए तो 2011 में 50% से भी कम थी। जहाँ तक अंग्रेजी की बात है, ये तो सिर्फ 0.02% अर्थात फीसदी लोगों ने इसे अपनी मातृभाषा बताया है। दूसरी और तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग इसे जानते हैं। आगे है जो हमने ये ऊपर देखा है, इनके अनुसार आपको कुछ सूचनाएं दी गई है। एक तो आपने इन सभी भाषाओं का एक चार्ट बनाना है कि कितना चार्ट, जैसे एक गोल बनाते हैं, गोल बनाने के बाद उसके अंदर हर एक भाषा का कितना कितना योगदान है वो बनाना है। और उसमें भारतीय विविधता वाले एक नक्शा दिखाया गया है और नक्शे में विभिन्न इलाकों में अलग अलग रंग भर के दिखाना है और एक दूसरा नक्शा बनाना है और नक्शे के अनुसार बताना है कि किस प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। और जो इनमें भाषा दी गई है, इनके अलावा ऐसी 3 भाषाओं के नाम और बताने हैं जो हमने इनके अंदर नहीं बताए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा के आलेख से उद्धृत निम्नलिखित उद्धरणों को पढ़ें। यह आलेख टाइम ऑफ इंडिया में 1 नवंबर 2006 में छपा था। तो पहला है, राज्य पुनर्गठन की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में और अपने तरीके से इस राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे और भाषा के आधार पर प्रांतों को पुनः गठित किया जाएगा। जब भारत 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ वह तो इसका बंटवारा भी हो गया। फिर है विभाजन धार्मिक आस्थाओं के पुरातन जुड़ावों का परिणाम था। पुरातनी अवस्था की एक ऐसी ही चीज़ भाषा, इसके आधार पर अब तक कितने विभाजन होंगे। नेहरू पटेल राजा जी के मन में यह सवाल गूंज रहे थे कि और कितना विभाजन यहाँ होना बाकी है। बहरहाल भारत की एकता को कमज़ोर करने की वजह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने उनकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। एक व्यक्ति कन्नड़ और भारतीय या बंगाली और भारतीय तो तमिल या भारतीय गुजराती जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीतता है, कि वो दो तरह के भारतीय होने के साथ वो तमिली है, भारतीय होने के साथ वो गुजराती है, भारतीय होने के साथ वो बंगाली है। ये विवाद सुखदेह तो नहीं है, लेकिन इतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। भाषा व राज्यों के गठन ने भारत को एक भयानक स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी, बहरहाल बोलने वालों की भावनाओं का ख्याल ना रखा गया होता तो स्थिति कुछ इस प्रकार की होती कि एक भाषा 14 से 15 राष्ट्र। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जितने भी क्वेश्चन हमने अभी किए हैं, ये कहा है कि कॉपी पे करने हैं, तो सभी विद्यार्थी इनको कॉपी पे करके मेरे पास सेंड करेंगे और उनको अच्छे से साफ लिखेंगे।
बाकी का देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।